तो आगे मेरे जुगनों, अगला जो टॉपिक अपने ले रहे हैं वो अनुनाद के रूप में और अनुनाद प्रभाव। तो अनुनाद कहेंगे किसे? तो अनुनाद के अंदर अपने परिभाषा के अंदर कहेंगे कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है और उस कार्बनिक यौगिक में पाईबंध के जो इलेक्ट्रॉन है पाईबंध के साथ, या पाईबंध के इलेक्ट्रॉन धनावेश के साथ, या पाईबंध के इलेक्ट्रॉन ऋणावेश के साथ, या पाईबंध के इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक के साथ में, या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है वो जंप करते हैं, मतलब विस्थानीकृत होते हैं, तो इस घटना को अनुनाद कहा जाएगा। इस घटना को अनुनाद कहा जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या है? अनुनाद की अगर विशेषताओं को बोलें तो अनुनाद की विशेषताओं में पहली विशेषता कि अनुनाद के दौरान सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कभी भी भाग नहीं लेते, हमेशा पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर कह रहे हैं, सेकंड बिंदु कह रहे हैं अनुनाद से बनने वाली जो है वो नई संरचना हमेशा अनुनादी संरचना कहलाएगी। एक संरचना जो दूसरी संरचना में बदल रही है अनुनाद की वजह से, तो दोनों अनुनादी संरचनाएं जो एक दूसरे में इंटरसेप्ट हो रही है तो वो अनुनादी संरचनाएं कहला रही। तीसरी कहेंगे कि दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में हमेशा दो सिर वाला तीर, मतलब ऐसा ये तीर का निशान लगाया जाता है, और ये तीर का निशान अपने को ये बता रहा है कि दोनों अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो रही है। अगली में चौथी विशेषता की अगर बात करूं तो लिखेंगे कि अनुनादी संरचनाओं को मिलाकर बनी एक पूरी जो संपूर्ण संरचना, ऐसी कोई संरचना जो किसी कार्बनिक यौगिक की जितनी भी अनुनादी संरचनाएं उन सभी का योग होती है, उसको अनुनादी संकर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अनुनादी संकर कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगला जो पांचवा बिंदु है थोड़ा इंपॉर्टेंट भी मैंने लगा दिया इसमें, तो कह रहा है कि किसी अणु की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती हैं तो वो अणु उतना ही ज्यादा जो है वो क्या होता है? स्थायी होता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं कह दूं जैसे फिनोल है, तो फिनोल की कुल अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी है? 4 है। फिनोल की कुल अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी है? 4 फिनोल की कुल अनुनादी संरचनाएं बनती है। और जबकि अगर मैं कह दूं ये एलिल धनाइन है ना, तो एलिल धनाइन की कुल अनुनादी संरचनाएं कितनी बनती है? 2 बनती है। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो आपको कोई पूछे कि फिनोल और एलिल धनाइन में से, फिनोल और एलिल धनाइन में से ज्यादा स्थायी कौन सा जो है वो कार्बनिक अणु या यौगिक या आयन होगा, तो दोनों में से अपने ही कहेंगे फिनोल ज्यादा स्थायी होगा कंपैरेटिव एलिलिक धनाइन से। ठीक है। और अगला बिंदु कह रहा है कि आयनिक अनुनादी संरचनाएं जो होती है वो हमेशा उदासीन अनुनादी संरचनाओं से अधिक स्थायी होती है। अगर किसी अणु की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनका रिजल्टेंट जो है वो ये है कि वो अणु उसकी अनुनादी संरचनाएं उदासीन होती है, तो वो कम स्थायी होगी। अनुनाद कहता है किसकी तुलना में? उन अणुओं के अनुनादी संरचनाओं की तुलना में जिसकी अनुनादी संरचनाएं ओवरऑल जो है वो आयनिक होती है, चाहे वो धनायनिक है या ऋणायनिक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर फिनोल और फिनोक्साइड का अगर उदाहरण लें तो अपने फिनोल एक उदासीन अणु है और इसकी कुल अनुनादी संरचनाओं की संख्या 4 है। इसी से हाइड्रोजन के जो है वो बाहर निकलने के बाद में, एक्सट्रैक्ट होने के बाद में फिनोक्साइड आयन बन रहा है, और वो फिनोक्साइड आयन की कुल अनुनादी संरचनाएं भी 4 हैं। दोनों की अनुनादी संरचनाओं की संख्या 4 है, लेकिन फिनोक्साइड आयन क्योंकि एक आयन है तो इसकी अनुनादी संरचनाएं भी रिजल्टेंट क्या होगी? आयनिक होगी। जबकि फिनोल एक उदासीन अणु के रूप में है तो परिणाम स्वरूप जो है वो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं भी उदासीन होगी। तो इन दोनों को अगर मैं तुलना करूं तो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं क्योंकि आयनिक है तो फिनोक्साइड आयन जो है वो अधिक स्थायी होगा अनुनाद की वजह से तुलनात्मक रूप से फिनोल से, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और अगर अपने इसका मतलब ये सीधा सीधा ये हुआ कि फिनोक्साइड जो है वो ऑब्वियसली जो है ज्यादा स्थायी आयन है फिनोल की तुलना में, तो मैं ये कह सकता हूं कि फिनोल हाइड्रोजन को बाहर निकालकर फिनोक्साइड में इजीली टूट जाएगा और बदल जाएगा, और हाइड्रोजन ये इजीली निकालेगा, इसका मतलब फिनोल क्या देगा? H+ आयन देगा। H+ आयन का मतलब अम्लीय आयन। और जो कोई अणु, कार्बनिक अणु अगर H+ आयन देता है तो ऑब्वियसली वो कार्बनिक अणु जो है या कार्बनिक यौगिक जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि फिनोल हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके निकालकर और फिनोक्साइड आयन बनाता है। ये H+ आयन जो है वो जो अम्लीय आयन है जो निकाला गया है फिनोल के माध्यम से, तो फिनोल ने अपना हाइड्रोजन आयन निकाल के फिनोक्साइड में बदला। फिनोक्साइड ज्यादा स्थायी है, फिनोल कम स्थायी है, तो कम स्थायी अणु अधिक स्थायी आयन में बदला। तो इसका मतलब फिनोक्साइड आयन को बनाने के लिए फिनोल को हाइड्रोजन आयन निकालना पड़ेगा, और यह हाइड्रोजन आयन अगर निकालता है तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि फिनोल क्या है? अम्लीय प्रकृति दिखाता है। तो इस बिंदु के माध्यम से अनुनाद का एक ये जो बिंदु है, इस बिंदु के माध्यम से हम इस बात की भी व्याख्या कर सकते हैं कि भी कोई अणु जो है वो क्यों अम्लीय है और क्यों क्षारीय है। तो आपको पूछे अगर फिनोल क्यों अम्लीय है
फिनोल की प्रकृति अम्लीय क्यों है? जैसे कक्षा 12 की जो किताब है, कक्षा 12 की किताब के अंदर सेकंड जो बुक है कार्बनिक रसायन की तो कार्बनिक रसायन का जो सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर, तो उसमें फिनोल की ये बात अपने पढ़ते हैं कि वे फिनोल जो है वो ज़्यादा अम्लीय है, फिनोल अम्लीय है। तो आपको कहते हैं कि फिनोल अम्लीय है, तो फिनोल अम्लीय क्यों है? तो ऑब्वियसली अपने ये कहेंगे फिनोल अधिक अम्लीय या अम्लीय इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जो है वो निकालता है, और हाइड्रोजन आयन निकाल कर जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो अनुनाद से स्थायी हो जाता है। फिनोक्साइड आयन क्या बनता है? अनुनाद से स्थायी हो जाता है। और अगर कोई अणु अनुनाद से स्थायी हो जाता है इसका मतलब वो इजिली पैतृक से पुत्री में या डॉटर्स में टूट सकता है। तो इसकी भी व्याख्या की, फिनोल के अम्लीयता की व्याख्या भी इस बिंदु के माध्यम से अपने कर सकते हैं। तो मैंने नोट लगा के इसमें यहाँ पर ये चीज लिख भी दी है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं कह दूं नेक्स्ट स्लाइड में लें अनुनाद के प्रकार, तो अनुनाद के कितने प्रकार होंगे? तो अपने कहेंगे अनुनाद के 2 प्रकार होंगे, प्लस आर और माइनस आर। तो प्लस आर और माइनस आर का सेंस क्या है? अगर मैं कह दूं तो प्लस आर हम उसे कहेंगे कि अगर कोई अणु है और उस अणु पर कोई समूह जुड़ा है और वो समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह के रूप में, जनरली क्या कहूंगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह के रूप में, तो ऑब्वियसली उसका प्लस आर प्रभाव होगा। किस रूप में होगा? प्लस आर प्रभाव के रूप में होगा। हाँ, आगे जाके अगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हेलोजन, इसके अपवाद भी हैं अपने आप में ना, कि वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह ने होकर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है लेकिन फिर भी प्लस आर प्रभाव, वो एक अलग एक्सेप्शन के फॉर्म में कह सकते हैं। लेकिन जनरली अपने ये कहेंगे कि जो अणु है, किसी अणु के ऊपर कोई अगर समूह जुड़ा है, वो समूह अगर इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में है तो उसका प्लस आर प्रभाव होगा। और दूसरे के अगर कंडीशन में कहूं कि अगर कोई अणु है और उस अणु पर कोई समूह जुड़ा है, उस समूह का इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रभाव है ना, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के रूप में है वो, तो ऑब्वियसली उसका माइनस आर प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। इसकी मोटी मोटी अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि हम कैसे पहचाने किसका प्लस आर प्रभाव होगा, किसका माइनस आर प्रभाव होगा, तो आप ये एक चीज देखोगे कि रिंग से जुड़ा हुआ जो कोई परमाणु होगा, है ना, जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं इसका एग्जांपल ही लिख दूं कि रिंग से जुड़ा हुआ जो परमाणु होगा वो परमाणु आगे सिंगल बॉन्ड से किसी ना किसी परमाणु से जुड़ा होगा और उस परमाणु पर, रिंग से जुड़े हुए परमाणु पर लोन पेयर पाए जाएंगे। तो 2 कंडीशन इसमें ध्यान रखनी है कि जिस समूह का प्लस आर प्रभाव होगा, है ना, प्लस आर प्रभाव होगा, ऑब्वियसली वो रिंग से जुड़ा हुआ परमाणु, उसका, उस समूह का रिंग से जुड़ा हुआ जो परमाणु है वो आगे सिंगल बॉन्ड से मतलब सिग्मा 1 से जुड़ा होगा और उस परमाणु पर जो रिंग से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर जो है वो लोन पेयर पाए जाएंगे। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि प्लस आर प्रभाव उन सभी समूहों का देखने को मिलता है जिनमें जो है वो ऑक्सीजन पर क्या पाया जाता है, लोन पेयर्स पाया जाता है, और ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि जो है वो आगे जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। आप जाओ पर चलने दे इसको। तो नेक्स्ट अगर मैं कह दूं कि इसके बाद में अगर मैं कह दूं कि सेकंड कंडीशन में, जैसे एक एग्जांपल मैं इसका दूं कि माइनस आर किसका होगा, तो ऑब्वियसली माइनस आर उन समूहों का होगा देखने को मिलेगा अपने को जिसमें रिंग से जुड़ा हुआ परमाणु, जैसे कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ परमाणु है नाइट्रोजन, तो रिंग से जुड़ा हुआ परमाणु आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, मतलब पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा, है ना, और अपने से अधिक विद्युत तत्व से जुड़ा होगा, तो और उसके ऊपर लोन पेयर भी होगा, है ना, हो या ना हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि रिंग से जुड़े हुए परमाणु पर लोन पेयर हो या ना हो इसकी जरूरी जो है वो नहीं है, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरी कंडीशन इस बात की है कि वो परमाणु जो रिंग से जुड़ा हुआ है वो आगे डबल बॉन्ड से अपने से अधिक विद्युत तत्व से जुड़ा होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रो समूह में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जबकि ऑक्सीजन की विद्युतता नाइट्रोजन से अधिक है, तो नाइट्रो समूह क्या होगा, माइनस आर प्रभाव वाले होंगे। तो ये 2 कंडीशन है कि अगर कोई परमाणु के ऊपर लोन पेयर और वो आगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो प्लस आर वाला होगा, और अगर कोई परमाणु है किसी समूह में वो जो रिंग से जुड़ा हुआ है वो आगे अपने से अधिक विद्युत तत्व से मल्टीपल बॉन्ड से बहुबंध से जुड़ा है, तो उसका एक तरह से ये कह दूं कि माइनस आर प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे मैं कह दूं तो माइनस आर प्लस आर के कुछ केसेस हैं जो लिख रखे हैं मैंने कि प्लस आर किन का होगा और माइनस आर किन का होगा। तो अपने जनरली सब में देखें कि प्लस आर उन सभी का है जिनमें रिंग से जुड़े हुए जो परमाणु हैं, रिंग से, जैसे एक उदाहरण के रूप में अल्कोहल है, OH समूह है, OH समूह का प्लस आर प्रभाव है, तो ये रिंग से जुड़ा है। ऑक्सीजन जो है वो आगे किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन पर खुद पर क्या कैरी हो रहा है, लोन पेयर्स कैरी होंगे, है ना। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये समूह कुछ इधर प्लस आर वाले हैं, ये कुछ समूह माइनस आर वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इसको केसेस के फॉर्म में लूं, जैसे अपने यहां प्रकार तो पढ़े, लेकिन अगर मैं ये कहूं जैसे शुरुआत में परिभाषा में मैंने आपको बताया, परिभाषा मैंने बताया कि अनुनाद कहेंगे किसे, तो क्या हम कहेंगे पाईबंध के इलेक्ट्रॉनों का वही स्थानीय खंड अनुनाद है, पाईबंध के इलेक्ट्रॉनों का
विस्थानिक अनुनाद किसके साथ में, पाई बंध के साथ में, प्लस के साथ में, माइनस के साथ में, मुक्त मूलक के साथ में मतलब विषम इलेक्ट्रॉन के साथ में, और एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में विस्थानीकरण क्या है, अनुनाद है। तो ऑब्वियसली अगर मैं कहूंगा कि जितने टाइप मैंने यहां पढ़े उतने टाइप को के अंदर मैं अनुनाद को फिर डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो पहला केस लेंगे पाई प्लस पाई का, दूसरा केस लेंगे पाई प्लस प्लस का, तीसरा लेंगे पाई प्लस ऋणावेश का, चौथा लेंगे पाई प्लस मुक्त मूलक का, पांचवा लेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का। तो अगला अपने कंडीशन में लेते हैं, यहां तक हमने देख लिया। पहला केस है पाई प्लस पाई, तो अपने इसका एग्जांपल देख रहे हैं बेंजीन के अंदर, कि बेंजीन में पाई प्लस पाई अनुनाद पाया जाता है, मतलब दो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में विस्थानीकृत होते हैं और विस्थानीकरण से अनुनाद बनता है। जैसे कार्बन 1 और 2 के बीच में जो पाई बंध है वो शिफ्ट हो रहा 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 3 नंबर जो कार्बन है उसकी संयोजकता 5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनते ही 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये 3 और 4 वाला शिफ्ट हो जाएगा 5 और 4 के बीच में। 5 और 4 के बीच में जैसे शिफ्ट होगा तो कार्बन नंबर 5 की संयोजकता 5 हो सकती है, तो उसी को ठीक करने के लिए 5 और 6 वाला 6 और 1 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि पाईबंध की स्थिति दोनों कंडीशन में क्या क्या होगी, तो आप लिखेंगे पाईबंध की स्थिति दोनों कंडीशन में अलग अलग होगी, जिनमें से पहली कंडीशन में कह सकते हैं कि पाईबंध की स्थिति कार्बन नंबर 1 2 3 4 फिर और 5 और 6 के बीच में, जबकि सेकंड वाली कंडीशन में अगर कह दूं तो कार्बन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 2 और 3 4 5 और 6 और 1 के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है ना, तो इस केस के अंदर बेंजीन वाले केस में जो अनुनाद देखने को अपने को मिल रहा है उसमें अपने देख रहे हैं कि दो पाईबंध एक दूसरे के साथ में जो है वो विस्थानीकरण में भाग ले रहे हैं, इसीलिए इसको पाई प्लस पाई अनुनाद कहा जा रहा है। आगे वाला है पाई प्लस लोन पेयर, है ना, तो इसका एग्जांपल मैंने लिखा है फिनोल का। तो फिनोल में एक तो पाईबंध और उसके साथ में लोन पेयर जो अनुनाद में भाग लेते हैं। आप अगर ध्यान दोगे तो ये वही केसेस हैं जो मैंने पहले स्लाइड के अंदर लिखे हुए हैं, जैसे पाई प्लस पाई वाला पहला केस है, फिर पाई प्लस एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म वाला केस लिया है मैंने, है ना। तो ये सेकंड केस जो अपने यहाँ पर लिख रहे हैं इस स्लाइड के अंदर वो है फिनोल में, और फिनोल में जो अनुनाद देखने को मिल रहा है वो पाई और लोन पेयर के बीच में देखने को मिल रहा है। तो अपने ये देख रहे हैं कि फिनोल का जो OH समूह है वो धनात्मक R मतलब प्लस R समूह है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन दान करेगा। इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो पाईबंध का इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 पर शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 की संयोजकता जो है 5 हो सकती है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने से। तो इस तरह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग में, इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट कर रहा है, तो ये समूह जो प्लस R समूह है वो रिंग में क्या करेगा, माइनस आवेश लाएगा। जैसे इसमें देखने को मिल रहा है कि रिंग में क्या आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है। कहां पर आ रहा है, नेक जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे ऋणावेश आ रहा है ना। ऑब्वियसली ये ऑर्थो से आगे जो है वो अगर मैं अपने देखें तो कार्बन नंबर 2 जो है वो नेगेटिव चार्ज बन गया और कार्बन नंबर 3 जो है वो नॉर्मल कार्बन है। तो जैसे मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर बताता आता हूं कि कार्बन 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, धनावेशित कार्बन, सामान्य कार्बन, ऋणावेशित कार्बन। धनावेशित कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम है तो ऑब्वियसली इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी। सामान्य कार्बन के पास माइनस वाले कार्बन से, ऋणावेश से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो सामान्य कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो है वो ऋणावेश वाले कार्बन से ज्यादा होगी। तो यहाँ ये 2 नंबर कार्बन ऋणावेशित कार्बन है और 3 नंबर कार्बन सामान्य कार्बन है, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर 3 नंबर कार्बन की ज्यादा होगी, क्योंकि ये सामान्य कार्बन है। तो ये 2 नंबर से इलेक्ट्रॉन 3 नंबर अपनी ओर खींच रहा है, और जैसे ही खींचेगा 3 नंबर कार्बन पे कुल बंधों की संख्या 5 हो जाएगी। उसको ठीक करने के लिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कहां पर, पेरा पोजीशन पे। तो ओवरऑल अगर मैं कह दूंगा कि जो नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से, है ना, OH समूह जो है, हाइड्रोक्सी समूह जो है, हाइड्रोक्सी समूह के प्लस R इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पे नेगेटिव आया, अब पेरा पे नेगेटिव आ रहा है। अब ये जो पेरा पे नेगेटिव आ रहा है, ये पेरा आगे जो है वो वापस क्या करेगा, ये सेम जैसे इसमें हुआ था, नेगेटिव वाला कार्बन जो है वो सामान्य कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो डबल ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पेरा और मेटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे, मतलब कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 5 के बीच में। जैसे ही डबल बॉन्ड सिचुएटेड होगा तो कार्बन नंबर 5 पे बंधों की संख्या 5 हो जाएगी। 2 ऑलरेडी है, 2 और 1 3 और 1 4 ऑलरेडी, एक और बनेगा 5 बन जाएगी। उसको ठीक करने के लिए 5 और 6 के बीच का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा 6 नंबर पर, है ना। इस तरह से आप अपने देखेंगे कि 6 नंबर कार्बन पे ओवरऑल जो है 6 नंबर कार्बन पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आया, और ये नेगेटिव चार्ज वापस कार्बन नंबर 1 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन नंबर 6 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड बनते ही कार्बन नंबर 1 के कुल बंधों की संख्या 5 हो जाएगी, क्योंकि 2 2 4 1 5 होगी। तो ये वापस ऑब्वियसली जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर होंगे तो ऑक्सीजन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो टूटकर वापस ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जहां से इलेक्ट्रॉन आए थे, और यहाँ का डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा। अब अपने देखेंगे कि संरचना 2 3 और 4 इन तीनों के अंदर
है ना, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन तीनों संरचनाओं में ऑक्सीजन पर प्लस कैरी हो रहा है। और जैसे ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 1 के बीच में शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो उसके जाने के साथ साथ में ऑक्सीजन पे क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी जो थी वो पूर्ति होगी। उसका कारण क्या है कि ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन दिया था तब इसके ऊपर धनावेश आ रहा था, क्योंकि लोन पेयर 2 थे, अब एक ही बच रहा है ना। अब जैसे ही इसने वापस इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर वापस लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे जैसे पहला था। तो इसके इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी, और इसकी पूर्ति होते ही अपने ये कहेंगे कि इसका धनावेश भी जो है धनावेश जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को देखने को मिलेगा कि जो पाई बंद और लोन पेयर के बीच में जो अनुनाद फिनोल में देखने को मिला है, उससे फिनोल की कुल अनुनादी संरचनाओं की संख्या बनी है 4। 5वां जो केस है, अब ध्यान से देखोगे तो पहला और 5वां सेम है, इसलिए मैंने इसको 1 और 5 दोनों लिख दिए हैं ना। तो कुल अनुनादी संरचनाएं फिनोल की बनती है 4। सेकंड केस कंप्लीट हुआ। तीसरा केस अगर मैं कहूं तो पाई प्लस धनावेश वाला, तो पाई प्लस धनावेश जैसे खुद ही कह रहा है कि पाई बंद और धनावेश जो है वो अनुनाद में भाग लेंगे। तो इसका एग्जांपल मैंने लिखा साइक्लोप्रोपाइनिल धनाइन, ये लिखा पड़ा साइक्लोप्रोपाइनिल धनाइन। इसमें अपने देखने को मिलेगा कि कार्बन जो है किस केसेस के रूप में, कार्बन प्लस और कार्बन नॉर्मल के रूप में। अपने को अभी जैसे मैं पीछे वाले केस में बता के आया था कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर धनावेशित कार्बन की ज्यादा होगी, तो धनावेशित कार्बन जो है वो सामान्य कार्बन से, धनावेशित कार्बन सामान्य कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, पुल करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और जैसे ही खींचेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो ये प्लस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 पर। और जैसे शिफ्ट होगा तो इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर बंद कुल कितने रह जाएंगे, 3 ही जाएंगे। पहले यहाँ पर कुल बंदों की संख्या कितनी थी, 1, 2, 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो 4 थी। अब जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो शिफ्ट होते ही ऑब्वियसली इसके पास में कुल बंद कितने रह जाएंगे, कार्बन नंबर 2 पर 3 ही रह जाएंगे, 1, 2 और एक हाइड्रोजन जुड़ा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने की वजह से और बंदों की संख्या कम होने की वजह से, संयोजकता कम होने की वजह से इसके ऊपर कार्बन नंबर 2 पर धनावेश आएगा। ऐसे ही ये धनावेश कार्बन 5 वाले कार्बन से 1 नंबर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में, और प्लस आ जाएगा 3 नंबर कार्बन के ऊपर, जैसे मैंने वहां नंबरिंग दी है। इसी सिचुएशन को कैरी करूं तो 3 नंबर कार्बन जाएगा वापस क्या करेगा, 2 नंबर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और पाई बॉन्ड को सिचुएटेड कर लेगा 2 और 3 के बीच में, 1 नंबर पे प्लस आ जाएगा। ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसमें धनावेश जो है कहाँ घूम रहा है, तो आप देखोगे कि सर धनावेश जो है वो घूम रहा है कहाँ, किस किस के बीच में, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 सबके बीच में। तो इन तीनों का जो अनुनादी संकर बनता है, 1, 2, 3 जो संरचना है, इन तीनों का अनुनादी संकर ऐसा बनता है कि रिंग के बीच में धनावेश जो है वो तीनों कार्बनों पर रोटेट करेगा। 9वां पेज में अपने कहेंगे कि चौथा जो केस है इसका पाई प्लस ऋणावेश वाला, तो एक केस लिया मैंने फिनोक्साइड में से। फिनोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश है, 3 लोन पेयर है, ऑब्वियसली इसके पास में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। अब कहाँ बढ़ेगी, जैसे पीछे वाले केस में भी अपने देखा है कि पीछे वाले केस में भी देखा है कि रिंग की ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो स्थितियों पे भी ही ऋणावेश आ रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो ऑर्थो और पैरा और ऑर्थो पर ही अनुनाद काम कर रहा है, मतलब मेटा पर अनुनाद काम नहीं कर रहा। तो एक विशेषता भी है कि अनुनाद केवल ऑर्थो और पैरा पर भाग लेता है, अनुनाद की स्थितियां केवल ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन से, मेटा पर अनुनाद कभी संभव नहीं है ना। तो यहाँ अगर ध्यान दोगे तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनिंग करेगा, ऑक्साइड आयन जो है वो प्लस आर प्रभाव से अपने इलेक्ट्रॉन दान करेगा। इलेक्ट्रॉन दान करते ही इस सिचुएशन में भी जो है वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ओवरऑल इसकी भी कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी, 4 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। इसका अनुनादी संकर बनाओगे तो अपने ये से कहेंगे कि रिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव के फॉर्म में है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो कहाँ पर है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो के बीच में, तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो के बीच में नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस तरह से पाई और ऋणावेश का जो अनुनाद है वो अपने फिनोक्साइड में एक एग्जांपल के फॉर्म में इसमें देख सकते हैं ना। और नेक्स्ट जो बता रखा है वो है पाई और मुक्त मूलक वाला केस। तो इसमें एग्जांपल में जैसे खुद ही कह रहा है तो पाई बॉन्ड काम आएगा और एक मुक्त मूलक काम आएगा। मुक्त मूलक का मतलब विषम इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसका जो केस मैंने लिया वो लिया एलिल मुक्त मूलक वाला। भी एलिल मुक्त मूलक एक अपने आप में केस है। इस केस के अंदर जो है वो पाई और मुक्त मूलक अनुनाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पाई बॉन्ड इस मुक्त मूलक की वजह से उद्दीप्त होकर ये पाई बॉन्ड टूटेगा फ्री रेडिकल की तरह समान विखंडित होकर, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन मिलकर CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। और इसका जो बचा हुआ एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन है
वो इस CH2 के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। और फर्दर ऐसे ही वापस जैसे हो कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, वो वापस इसमें बदल जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एलिल मुक्त मूलक जो है, एलिल मुक्त मूलक की जो है वो कुल 2 अनुनादी संरचनाएं बनती है, और इस दोनों अनुनादी संरचनाओं के अंदर जो अनुनाद में भाग लेने वाले जो केसेस हैं, इस केस के अंदर जो अनुनाद में भाग लेने वाले दोनों पार्टिसिपेंट है, एक तो पाई बॉन्ड है, एक तो पाई बॉन्ड है और दूसरा मुक्त मूलक है, ओवरऑल, है ना। नेक्स्ट अगर मैं कह दूं अनुनाद के अनुप्रयोग, अगले अगर मैं केस की अगर बात करूं, यहां पर अगर आके मैं थोड़ा ध्यान दिया हो आपने, तो अनुनाद के जितने भी टाइप बनते हैं वो मैंने यहाँ क्लियर करी, पाई प्लस पाई, पाई प्लस लोन पेयर फिनोल में, पाई प्लस धनावेश साइक्लोप्रोपाइनल धनाइन में, फिर पाई प्लस ऋणावेश फिनोक्साइड आयन में, और फिर बना पाई प्लस मुक्त मूलक जो एलिलिक जो है वो मुक्त मूलक के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो अनुनाद हम इतना पढ़ के आए हैं, इसका यूज कहाँ पर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अनुनाद कहाँ रेजोनेंस को कहाँ पर अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक अनुप्रयोग के रूप में मैंने लिखा, एक अनुप्रयोग तो मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी कार्बनिक अणु की अम्लीयता की व्याख्या करने में भी ये बड़ा रोल प्ले करता है ना। कोई अम्लीय है तो क्यों है, क्षारीय है तो क्यों है, तो इसकी व्याख्या भी अनुनाद करता है। तो ओवरऑल मैं एक एग्जांपल यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मध्यवर्तियों का जो स्थायित्व है वो भी कौन बताता है, अनुनाद ही बताता है। भाई किसी मध्यवर्ती का स्थायित्व ज्यादा क्यों है, किसी मध्यवर्ती का स्थायित्व कम क्यों है, तो इसकी व्याख्या ओवरऑल कौन कर रहा है, अनुनाद भी कर रहा है। और ध्यान दिया होगा कि ये चीज आई प्रभाव में, एच प्रभाव में भी अपने को देखने को मिलेगी कि धनावेश ऋणावेश, है ना, कि कार्बनाइन अगर मैं कह दूं कार्बनाइन, कार्बेनाइन, कार्बन मुक्त मूलक जैसे केसेस जो हैं, उनकी उन मध्यवर्तियों का जो स्थायित्व है वो हम आई प्रभाव और एच प्रभाव के माध्यम से भी उनकी व्याख्या करते हैं कि कौन अधिक स्थायी होगा और कौन कम स्थायी होगा। लेकिन मैं यही एक बात क्लियर ऑब्वियसली करना चाह रहा हूं कि अनुनाद जो एक व्याख्या कर रहा है ना, उस व्याख्या को ज्यादा अगर मैं कह दूं कि प्रमाणिक माना जाएगा किसकी तुलना में, आई और एच की तुलना में। अगर मैं ये कह दूं कि प्रेरणिक प्रभाव और अति संयुग्मन प्रभाव और अनुनाद प्रभाव, तीनों जो प्रभाव हैं एक साथ किसी भी मध्यवर्तियों के स्थायित्व का एक क्रम डिसाइड करते हैं, और अनुनाद जो क्रम डिसाइड करेगा उसको ऑब्वियसली ज्यादा जो है वो अथेंटिकेट माना जाएगा, ज्यादा प्रमाणिक माना जाएगा तुलना में कि आई प्रभाव और एच प्रभाव से, ठीक है ना। तो हम ये जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे कि अनुनाद मध्यवर्तियों के स्थायित्व को कैसे समझाता है। तो मैंने 2 केस यहाँ पर लिखे हैं कि किसी मध्यवर्ती की अनुनाद, अगर उसमें अनुनाद होने की संभावना, अभी यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अनुनाद होने की संभावना का मतलब क्या है, या अनुनाद की संभावना होने का मतलब क्या है ना। तो अपने को पता अनुनाद होने की संभावना का मतलब ये है कि वहां पाई बॉन्ड हो, प्लस हो, या पाई बॉन्ड हो साथ में पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो उसके साथ में प्लस हो, या पाई बॉन्ड हो उसके साथ में नेगेटिव हो, पाई बॉन्ड हो उसके साथ में मुक्त मूलक हो, तो अनुनाद बन सकता है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अनुनाद होने की अगर संभावना होती है तो वो मध्यवर्ती स्थायित्व अधिक स्थायी होगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जिस कार्बनिक मध्यवर्ती में अनुनादी संरचनाएं अगर ज्यादा, अब ये कह रहा है कि अगर कोई कार्बनिक अणु है और उसकी मध्यवर्ती बनती है उसकी, और उस मध्यवर्ती की जो है अनुनादी संरचनाएं जितनी ज्यादा बनेगी, है ना, तो वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ये केस यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे अगर मैं कह दूं इसका उदाहरण के सर उदाहरण दो, तो उदाहरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो कक्षा 12 की जो ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बुक है इसमें 318 नंबर पेज पे, है ना, कितने नंबर पेज पे, ऑब्वियसली 318 नंबर पेज पे, पेज नंबर 318, पेज नंबर 318 पे ये केस आपको देखने को मिलेगा, है ना। 318 नंबर पेज पे कि अगर ये वाला समूह है एलिल धनाइन और ये है बेंजिल धनाइन, तो कह रहा है 2 मध्यवर्तियां हैं धनाइन के रूप में, तो दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पाई बंद है धनावेश है, यहाँ पाई बंद है धनावेश है, तो यहाँ अनुनाद की संभावना बनती है, जैसे मैं पीछे बता के आया हूं। तो इसमें अनुनाद अगर होगा तो कुल 2 अनुनादी संरचनाएं बनेगी, इसमें अनुनाद की वजह से कुल 4 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। और पीछे वाली लाइन में मैं ऑब्वियसली सेकंड वाली लाइन में क्या आया हूं मैं कि जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती है वो उतना ही ज्यादा स्थायी होता है ना। तो अगर इस बात को मैं कॉपीराइट करूं, इस बात को आधार मानते हुए इनकी व्याख्या करूं, एलिलिक धनाइन और बेंजिलिक धनाइन में से ज्यादा स्थायी कौन होगा, तो एलिलिक धनाइन की क्योंकि 2 अनुनादी संरचनाएं बनती है और बेंजिलिक धनाइन की 4 बनती है ना। तो ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा कि बेंजिलिक धनाइन क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा किसकी तुलना में, एलिलिक धनाइन की तुलना में। तो ये केस आपको बुक कक्षा 12 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है उसमें पेज नंबर 318 पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो अनुनाद से जिसकी व्याख्या हो रही है।
अगर मैं कह दूं इसी का, जैसे मैंने इसी का स्थायित्व का क्रम लिखा है कि ये ज्यादा स्थायी होगी ये कम होगी, तो ये मैंने लिखा कि ये ज्यादा स्थायी होगी ये कम स्थायी होगी। अब इसका कारण भी दे दिया भाई, बेंजिलिक धनायन की तुलना में अनुनादित संरचनाओं की संख्या क्या है, इसकी बेंजिलिक धनायन की कुल अनुनादित संरचनाएं जो कितनी है 4 है, जबकि एलिलिक धनायन की कुल अनुनादित संरचनाएं कितनी है 2 है। तो जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादित संरचनाएं होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो अतः कह रहा है बेंजिलिक धनायन जो है वो एलिलिक धनायन की तुलना में जो है वो अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है ना, इस बात को कॉपी करते हैं। यहाँ पर एक नोट मैंने लिख दिया, आपको याद हो तो मैंने बीच में एक बात बोली थी कि अनुनाद जो है वो केवल और केवल कैरी करता है कहाँ, ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर नहीं करता। तो यहाँ लिख दिया अनुनाद केवल ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर लगता है, मेटा पर नहीं लगता, है ना। तो ओवरऑल इस तरह से अपने कह सकते हैं कि अनुनाद जिसको हम रेजोनेंस कह रहे हैं उस रेजोनेंस को भी हम समझ पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी आप तक पहुँचाई है ना, सामान्य कार्बनिक रसायन के अंदर नॉलेज को बढ़ाने के एवज में, तो ऑब्वियसली हम इन जानकारियों को हम इकट्ठा भी करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो के अंदर इससे अधिक और जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊं। मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि हर एक वो स्टूडेंट जो कक्षा 11 और 12 या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई के जो है वो नोट्स या किसी भी तरह से एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है वो मटेरियल चाहिए इजी वे में, है ना, इजी लैंग्वेज में, तो उसको मैं यहाँ पर लिख सकूँ, है ना। क्योंकि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी खूब सारी जो है परेशानियाँ इसी से जुड़ी हुई फेस की हैं। बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है लेकिन टीचर उस चीज़ को समझा पाता है। तो मैंने अपने ज्ञान के माध्यम से ये कोशिश की है कि मैं आप तक अधिक से अधिक जानकारियों को जो है वो जुटाकर आप तक पहुँचा पाऊँ, और आपने इसको अच्छे से सुना देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय।